सितंबर और अक्टूबर के बीच में आपका कंडक्टर का एग्जाम हो जाएगा, शिमला बोर्ड के अंडर होगा। और पेपर 1 और पेपर 2 में आपका पेपर होगा। जिनको अभी तक पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस पता नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना, लिंक्स दिए गए हैं, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना, आपको बता दिया जाएगा। लेकिन एक और चीज़, अगर आपने अभी तक क्रैश कोर्सेज ज्वाइन नहीं किए कंडक्टर के लिए, इसमें आपको परिवहन का जो बैच है, एमसीक्यूज बैच, बिल्कुल फ्री है, ठीक है, व्हाट्सएप कर लेना। और फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं नीडी स्टूडेंट्स के लिए, जो ज़रूरतमंद है उनके लिए बिल्कुल फ्री कोर्सेज रहते हैं। पिछले 1.5 से 2 सालों में हमने हज़ारों स्टूडेंट्स को यहाँ पर, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, उनको हमने फ्री कोर्सेज दिए हैं। क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ेंगे। क्वेश्चंस देखिए, मॉक टेस्ट के रूप में सभी ने लगाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताना है। बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था? क्या ये विष्णुगुप्त था, उपगुप्त था, या फिर ब्रह्मगुप्त, या फिर बृहद? कौन था? जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपगुप्त। फ्रेंड्स, सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का जो श्रेय है, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। सम्राट अशोक अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बौद्ध गया की यात्रा उसने की थी। अब देखिए, सिंपल सा यहाँ पर एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ रहा है कि बताइए कि कौन ऐसा भिक्षु था जिसने बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित किया था, इन्फ्लुएंस किया था। सिंपल सी बात है, उपगुप्त ने किया था। और ये जो जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बौद्ध धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, यहाँ से अपडेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। बुक्स में क्वेश्चंस तो मिलेंगे, लेकिन आपको पता है कि कभी भी एग्जामिनर क्वेश्चंस बुक से कॉपी नहीं करता है, हमेशा अपडेट करेगा उस क्वेश्चंस को, एडिशंस के साथ पूछेगा। तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस आपको वैसे भी कोर्सेज में मिल रहे हैं, जल्द से जल्द आप ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कादम्बरी के लेखक कौन थे, बताइए। कादम्बरी के लेखक कौन थे? क्या ये बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भास्कर वर्धन, या फिर बिंदुसार? कौन थे? कादम्बरी के लेखक कौन थे, जल्दी से बताना है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाणभट्ट। कादम्बरी जो थी वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी, और उन्होंने प्रसिद्ध हर्ष चरित्र भी लिखा था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त शक की जो स्थापना थी किसने की थी, बताना है। गुप्त शक की स्थापना किसने की थी? क्या ये चंद्रगुप्त वन ने की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी, समुद्रगुप्त ने की थी, या फिर कुमार गुप्त ने की थी? बताइए जल्दी से, किसने की थी जी? गुप्त शक की स्थापना किसने की थी? अगर आपने सोचा है चंद्रगुप्त वन, वेल डन, आपका आंसर सही है। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये जितने भी गुप्त इरा क्वेश्चंस हो गए, मौर्य काल क्वेश्चंस हो गए, अकबर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, आपको पढ़ने पड़ेंगे। आप इन चीजों को कभी भी स्किप नहीं कर सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि कितना पढ़ें, ये तो बहुत वास्ट है फ्रेंड्स। एचपीजी की हब की टीम के पास है एनालाइज टीम, जो हर एक चीज को एनालाइज करती है, ठीक है। इसलिए आप ये सारे क्वेश्चंस ले सकते हैं व्हाट्सएप पे। देखिए, गुप्त वंश का जो प्रथम महान शासक था, ठीक है, कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। कुमार गुप्त की जब भी बात होती है, देखिए कुमार गुप्त से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है कई बार। तो कुमार गुप्त का क्या फंडा था? कुमार गुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। समुद्रगुप्त, ठीक है, भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम चंद्रगुप्त की बात करेंगे तो ये गुप्त वंश का प्रथम महान शासक था, ठीक है। और कुमार गुप्त की जब भी बात होगी तो नालंदा विश्वविद्यालय का श्रेय किसको जाता है? कुमार गुप्त को जाता है। और समुद्रगुप्त की बात होगी तो नेपोलियन की संज्ञा किसे दी गई थी? समुद्रगुप्त को दी गई थी, ठीक है। ये सारे फैक्ट मैं आपको साथ साथ में करवा देता हूँ ताकि छूटे कुछ ना। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम पास करने के लिए ऐसे और कौन से क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे एडिशन प्लस क्वेश्चन होते हैं, सभी क्वेश्चन इंक्लूड कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। हर्षवर्धन को किसने हराया, बताइए किसने हराया था? प्रभाकर वर्धन ने हराया था, पुलकेशन द्वितीय ने हराया था, नरसिंह वर्मन, या फिर शशांक? किसने हराया था? हर्षवर्धन की यहाँ पर बात हो रही है, किसने हराया था जी, बताइए। देखिए, पुलकेशन पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है फ्रेंड्स।
जब हर्ष ने भारत के दक्षिणी भाग में अपने राज्य का विस्तार करने की कोशिश की तो चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के युद्ध में उसे पराजित किया था। ठीक है, ज्यादा आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्लियर, लेकिन आपको उतने तो क्वेश्चंस क्लियर करने ही पड़ेंगे ताकि आपका एग्जाम निकल जाए। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस में से अगर कोई भी क्वेश्चन हल्का सा भी मॉडिफाइड होगा आपके पास आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहां पर स्थित है, बताइए। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहां पर स्थित है? क्या ये रामेश्वरम, कांची, मदुराई या फिर श्रवण बेलगोला, कहां पे है जी, बताइए। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहां पर स्थित है? अगर आपने आंसर सोचा है डी तो वेल डन, श्रवण बेलगोला बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक में मैसूर स्थित श्रवण बेलगोला है। ठीक है, एग्जैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, और स्टेट की बात होगी तो कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में मैसूर, और मैसूर में एक जगह है श्रवण बेलगोला। ठीक है, वहां पर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? अब देखिए एग्जामिनर बहुत चालाक हो चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनर ने पूछे हैं। ठीक है, हुमायूं से रिलेटेड आपने पढ़ते पढ़ते बहुत सारे की फैक्ट पढ़ लिए होंगे, लेकिन आपने ये हमेशा क्वेश्चन छोड़ दिया होगा कि हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था। ठीक है, आर्किटेक्ट कौन था, किसने डिजाइन किया था ये? क्या ये मान सिंह था, बैरम खान था, मिराक मिर्जा था, या फिर अबुल फजल था, कौन था? फ्रेंड्स इतना याद रखो, हुमायूं के मकबरे का जो वास्तुकार था वो कौन था? आपका मिराक मिर्जा। थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है। ठीक है, अगर आपने गए होंगे तो आपको पता होगा। 69 और 70 में उनकी पत्नी, पहली पत्नी बेगा बेगम ने बनवाया था। मकबरे के वास्तुकार मिराक मिर्जा गियात, ठीक है पूरा नाम, उन्होंने अपने पुत्र सैयद मोहम्मद के साथ इसे बनाया था। बस इतना सा याद आपको रखना है। ठीक है, और ये सारे एनालाइज क्वेश्चन है, और एग्जामिनर ने भी आपके एग्जाम में ये पूछे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, शिवाजी की शासन में किसे पेशवा के नाम से संबोधित किया जाता था, बताइए। क्योंकि तो आपने नाम अक्सर सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा फिल्मों वगैरह में, पेशवा। ठीक है, पेशवा जो वर्ड है कि यूज होता है, शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उस टाइम का, तो किसे पेशवा कहते थे? क्या ये धार्मिक मामलों के मंत्री उनको कहते थे, रक्षा मंत्री को कहते थे, मुख्यमंत्री को कहते थे, या फिर न्याय मंत्री को कहते थे, बताइए। देखिए, पेशवा जो वर्ड था आपके शिवाजी की एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके अंडर में, ठीक है, उनके शासनकाल में, तो पेशवा किसको कहते थे? वो कहते थे चीफ मिनिस्टर को। ठीक है, मुख्यमंत्री को कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। अगर आपने सोचा और सही हुआ तो वेल डन। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, गांधी जी ने अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध किया था? ठीक है, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और गांधी अगर अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन गांधी के जो एडवांस क्वेश्चंस है, जो थिंकिंग थॉट टाइप क्वेश्चंस है गांधी के, वो आपके बनते हैं एनटी में। ठीक है, नायब तहसीलदार के एग्जाम में बनते हैं, लेकिन कंडक्टर के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। गांधी जी ने अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध किया था? क्या ये ब्रिटिश मिल मालिकों और सरकारी अधिकारियों के अगेंस्ट किया था, भारतीय मिल मालिकों और गैर सरकारी अधिकारियों के अगेंस्ट किया था, ब्रिटिश गैर सरकारी अधिकारियों के अगेंस्ट किया था, या फिर भारतीय सरकारी अधिकारियों के अगेंस्ट किया था? बताना है। क्यों किया था, इसलिए किया था, इसके विरुद्ध किया था, पता होना चाहिए। अगर आपने सोचा है ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, गांधी जी ने अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध किया था? भारतीय मिल मालिकों और गैर सरकारी अधिकारियों के अगेंस्ट किया था। थोड़ा सा देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाया। सूती मिल के मजदूरों ने 50% वेतन वृद्धि की मांग की, लेकिन मिल मालिक केवल 20% वेतन वृद्धि देने को तैयार थे। सूती मिल श्रमिकों का समर्थन करने के लिए गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। ठीक है, अब जितने भी आंदोलन है मैं प्रीवियस वीडियोस में भी कवर कर चुका हूं। ठीक है, अगर नहीं देख रहे हैं तो जरूर देखा करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किसके साथ होती है, बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताना है आप, जल्दी से बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किसके साथ
होती है? जल्दी से बताइए। मैजनी, कैबूर, गैरिबाल्डी या फिर बिस्मार्क? बताइए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिस्मार्क। बिस्मार्क के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना होती है। कौन थे ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। फ्रेंड्स, जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर तथा तत्कालीन यूरोप का प्रभावी राजनेता था, ठीक है, वो ऑटो फॉन बिस्मार्क के नाम से अधिक प्रसिद्ध था। ठीक है, किसके नाम से? ऑटो फॉन बिस्मार्क के नाम से वो प्रसिद्ध था। एग्जामिनर पूछ सकता है आपके अगले एग्जाम में। सरदार वल्लभ भाई पटेल में क्या खास है, ठीक है, क्यों खास थे वो? फ्रेंड्स, सरदार पटेल का जन्म 21 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। एक गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने देश की करीब 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारत में विलय कराया था। ऐसा करके उन्होंने भारतीय एकता के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को नवीन भारत का निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के एकीकरण में उनके योगदान के लिए भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे। फ्रेंड्स, कंडक्टर एक ऐसा एग्जाम है, अगर आप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फैक्चुअल क्वेश्चन सब कुछ रीड कर लोगे, ठीक है, कुछ छोड़ोगे नहीं तो एग्जाम निकल जाएगा ये। ठीक है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है, बताना है। क्या ये प्रियम्बल में किया गया है, यानी कि प्रस्तावना पार्ट 3 में किया गया है, आर्टिकल 368 में किया गया है, या फिर कहीं पे भी नहीं किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पर बात हो रही है, फोकस करना क्वेश्चन के ऊपर। भारतीय संविधान में जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है, यानी कि फेडरल जो शब्द है वो कहाँ पे यूज किया गया है? बताइए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कहीं पर भी। ठीक है, फेडरल वर्ड यूज नहीं हुआ है, संघीय वर्ड यूज नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए भारत के संविधान में कहीं भी फेडरल यानी कि संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 क्लॉज 1 में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यद्यपि संविधान की संरचना परिसंघात्मक है, किंतु प्रारूप समिति ने संघ यूनियन शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, फेडरल वर्ड यूज नहीं है, यूनियन वर्ड यूज है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। अब वो टाइम जा चुका है कि कंडक्टर का एग्जाम है। ठीक है, अब इस बात को भूल जाना आप। मैं आपको यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि आपके साथ ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स, मास्टर वाले स्टूडेंट्स इस एग्जाम को फिल कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। ठीक है, वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली में विकसित की गई थी। वेस्टमिंस्टर संघीय प्रणाली जो संसद की प्रणाली थी विकसित की गई थी, कहाँ पे की गई थी? स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए? बताइए। देखिए, वेस्टमिंस्टर जो संसदीय प्रणाली थी वो आपके यूके में विकसित की गई थी। ठीक है, और ये क्वेश्चंस भी आपसे एग्जामिनर ने पूछा है। फ्रेंड्स, वेस्टमिंस्टर प्रणाली सामान्यतः बर्तनी वेस्टमिंस्टर प्रणाली, सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पर करवाता हूँ कि देखिए, जो वेस्टमिंस्टर प्रणाली थी वो शासन की एक लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है जो सैकड़ों वर्षों के काल में संयुक्त अधिराज्य यूके में विकसित हुई थी। ठीक है, इस व्यवस्था का नाम लंदन के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर से आता है, जो ब्रिटिश संसद का सभा स्थल है। और कई बार आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री भी यहाँ पर, मोदी जी भी यहाँ पर गए होते। ठीक है, तो देखिए मतलब एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चंस पुट कर रहा है। अभी मोदी साहब की अगर कोई विदेश यात्रा हो रही है, किस पर्पज से हो रही है, कोई समझौता हो रहा है या नहीं हो रहा है, किस लिए जा रहे हैं, ठीक है, कोई मीटिंग है, G20 है, या फिर कोई ने पुरस्कार मिला है, ये करंट फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनको आप छोड़ ही नहीं सकते कभी भी। ये उस टाइम काफी हाईलाइट था, एग्जामिनर ने डायरेक्ट पूछ लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कौन सा विश्व राज्य सूची में है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना एक बार क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, कौन सा विश्व राज्य सूची में है, स्टेट लिस्ट में है, बताना है जल्दी से। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए यानी कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है वो राज्य सूची में है। मैं आपको सारा ही 1 बाय 1 करके बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, ठीक है, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है। और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि इन लिस्ट में क्या क्या है, ठीक है। राज्य सूची के विषय क्या क्या है? कृषि, स्वास्थ्य और तीर्थ स्थान, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, संघ सूची की बात होगी यानी कि यूनियन कैटलॉग की बात होगी, तो उसमें क्या क्या है? संघ सूची में शामिल किए गए विषयों में राष्ट्रीय महत्व पर विशेष ध्यान दिया गया है। इनमें जिन विषयों को शामिल किया गया है उसमें केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ये आपका है यूनियन संघ सूची में, ठीक है। राज्य सूची में देखते हैं क्या क्या है। राज्य सूची में क्षेत्रीय महत्व पर विशेष ध्यान दिया गया है। इनमें उन विषयों को शामिल किया गया है जो क्षेत्रीय महत्व रखते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्रदान किया गया है। समवर्ती सूची में देखिए, कंकरेंट लिस्ट में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। समवर्ती सूची में सम्मिलित किए गए विषयों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून का निर्माण कर सकती है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकार किए जाता है। अब देखिए, यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये वर्ड्स याद रखना बस, ठीक है। इसके बाहर कुछ भी वर्ड्स नहीं है। मतलब कि संघ सूची के जो विषय हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं आपके, ये सारा पढ़ लीजिए। विदेशी मामले, रेडियो टेलीविजन, डाकघर, बचत बैंक, शेयर बाजार, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, जनगणना, ठीक है, निगम कर, ये आपके किसमें है? ये आपके संघ सूची के विषय। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है, ठीक है, जैसे अभी एग्जामिनर ने पूछ लिया कि कौन सा विषय राज्य सूची में, आपने एकदम से बोल दिया भी एग्रीकल्चर है आपका राज्य सूची में, ठीक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो ये सारे जो वर्ड्स मैंने बताए हैं ये संघ सूची का विषय है, ठीक है। और राज्य सूची के जो विषय है, पुलिस है, लोक व्यवस्था है, लोक स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, भूमि सुधार है, प्रति व्यक्ति कर है, कृषि, गैस, ठीक है, निधि, निखात निधि, रेलवे, पुलिस, पंचायत राज, ठीक है। ये सारा किसमें है? कारागार वगैरह, ये सारा आपका किसमें है? ये है आपका राज्य सूची के विषय है, ठीक है। नोट डाउन कर लेना, एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन मॉडिफाइड होगा तो आंसर होगा। समवर्ती सूची के विषय आर्थिक योजना, योजना आयोग, आपराधिक मामले, जनगणना, नियंत्रण व परिवार नियोजन, ये आपका किसमें है? समवर्ती सूची में है, ठीक है। और शिक्षा, वन, विद्युत, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद, सामाजिक नियोजन, गोद लेना, ये सारा आपका किसमें है? समवर्ती सूची के ये विषय है। अगर यहाँ से क्वेश्चन मॉडिफाइड हुआ तो आपके पास आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 1956 में राज्य पुनर्गठन से निर्मित हुए, क्या हुए थे जी? 1956 में जब राज्य पुनर्गठन हुआ तो जो रीऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इन 1956 क्रिएटेड, बताइए क्या 17 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुए? 17 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, सॉरी यहाँ पर 9 है, ठीक है। या फिर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, या फिर 15 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी, क्रिएटेड, ठीक है, उसमें आपका कितना था? 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज थी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आप मुझे एक छोटा सा कमेंट करके बता दीजिए, अभी कितनी स्टेट्स हैं, एक आपने ये बताना है, और कितनी यूटी हैं। और जिसको अभी तक ये भी क्लियर नहीं होगा ना, उसको मैं एक ही बात बोलूँगा कि माय डियर अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। इतना तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी स्टेट और कितनी यूटी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन भी आप रीड कर सकते हैं। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, बताइए? विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य करेंगे, फोकस करना क्वेश्चन के ऊपर। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की बात हो रही है यहाँ पर। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य करेंगे, आम जनता करेगी, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करेंगे, या फिर लोकसभा के सदस्य करेंगे, बताइए कौन करेगा जी? राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनका चुनाव कौन करेगा, बताइए फ्रेंड्स? उनका चुनाव करेंगे
विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुने जाते हैं। राज्यसभा का जो चुनाव है एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होता है। अब यहाँ पर बात हो रही है, चाहे वो आपका राज्यसभा टॉपिक है, आपका लोकसभा टॉपिक है, आपका प्राइम मिनिस्टर है, आपका कैग है, आपका प्रेसिडेंट है, आपका सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, मॉडिफाइड क्वेश्चंस होंगे। इसलिए क्वेश्चंस वो सारे पढ़ लो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छूटेगा। बहुत सारे मॉक टेस्ट हम आपको देते हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस एडिशंस के साथ मिलते हैं, एनालाइज किए हुए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, संसद के 2 सत्रों के बीच कितना अधिकतम अंतराल होता है? 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने या फिर 9 महीने? बताइए, ये तो सभी को आना चाहिए। संसद के 2 सत्रों के बीच कितना अधिकतम अंतराल होता है? 6 महीने का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, सूर्य और चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की परछाई कितने भागों में विभाजित होती है? बहुत बार आपने देखा होगा, ठीक है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण बहुत बार देखा होगा। अब एग्जामिनर की नजर भी ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर होती है कि बताइए, सूर्य और चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की परछाई कितने भागों में विभाजित होती है? बता दीजिए, आना चाहिए आपको। 3 भागों में विभाजित होती है, लेकिन एग्जामिनर इससे भी ज्यादा चालाक है, तो नेक्स्ट टाइम आपसे ये पूछ लेगा कि बता दो फिर 3 कौन कौन सी है। एक आपने याद रखना है, अम्ब्रा, पेनम्ब्रा, अटुम्ब्रा, बस इतना। अम्ब्रा, पेनम्ब्रा, अटुम्ब्रा, ये याद रखना, इस भागों में विभाजित होती है। बाकी अगर आपको ये डिस्क्रिप्टिव नहीं भी पढ़ना है कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन पूछेगा तो उतना ही पूछेगा, फिर भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अम्ब्रा, पूर्ण छाया के क्षेत्र को अम्ब्रा कहते हैं। पेनम्ब्रा, बिखरे हुए छाया के क्षेत्र को पेनम्ब्रा कहा जाता है, ठीक है, जो बिखरे हुए छाया होगी उसको हम पेनम्ब्रा कहेंगे। अटुम्ब्रा, अटुम्ब्रा किसी छाया का हल्का हिस्सा होता है जो छाया को प्रक्षेपित करने वाली वस्तु से एक निश्चित दूरी बनाता है, ठीक है। बस इतना ऐसा याद रखो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, किस देश या फिर देशों में /1 कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिनर ने पूछा। क्या ये वेनेजुएला, ब्राजील, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका? बताइए, किस देश या देशों में /1 कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। /1 कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको और यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। /1 आपको मैंने बता दिया, ठीक है, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से कहेंगे, ठीक है। और /1 जो कृषि है, ठीक है, उसको वेनेजुएला में कोनुको के नाम से कहेंगे। ब्राजील में /1 कृषि को रोका के नाम से कहेंगे। मध्य अफ्रीका में /1 कृषि को मसोले के नाम से कहेंगे। इंडोनेशिया में /1 कृषि को लदांग के बारे में कहेंगे, ठीक है, लदांग के बारे में उनको जाना जाता है, ठीक है। तो मिल्पा जब भी बात होगी /1 सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। /1 कृषि को वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कौन सा वर्षा जल संचयन के मामले में गलत है? बताना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इनकरेक्ट बताना है। क्या ये जल स्तर को बढ़ाने में सहायक है? ये प्रवाह के नुकसान को बढ़ाता है? ये जल संरक्षण का एक तरीका है? ये पानी की बढ़ती मांगों को पूरा करने में सहायक है? यहाँ पर बात देखिए क्या हो रही है, कौन सा वर्षा जल संचयन के मामले में गलत है बताना है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये प्रवाह के नुकसान को बढ़ाता है, यानी कि ये गलत है, ठीक है। बाकी वर्षा जल संचयन के बारे में बिल्कुल सही है आपका, ये जल स्तर को बढ़ाने में मदद करता है, बिल्कुल सही। ये जल संरक्षण का एक सही तरीका है, ठीक है, आप कंजर्वेशन कर सकते हैं वाटर का।
और ये पानी की बढ़ती मांगों को पूरा करने में भी सहायक है। ठीक है, तो इसलिए आजकल हिमाचल सरकार भी क्या कर रही है, आपने बहुत सारे होर्डिंग्स वगैरह देखे होंगे, एक एक बूंद बहुत कीमती, 2 बूंद जिंदगी की। ठीक है, जब भी आप कहीं जा रहे हैं तो आपको बड़े बड़े होर्डिंग्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ता है, बताना है। क्या ये लाल समुद्र से जोड़ेगा, ठीक है, या फिर भूमध्य सागर से जोड़ेगा, अरब सागर से जोड़ेगा, या फिर काला समुद्र से जोड़ेगा, बताइए जल्दी से। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ता है? फ्रेंड्स सिंपल सा है, ठीक है, इसका आपने याद रखना है, भूमध्य सागर। ठीक है, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ता है? भूमध्य सागर से जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, शांत घाटी कहाँ पे है? साइलेंट वैली, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु या फिर गोवा, बताइए कहाँ पे है? साइलेंट वैली केरला में है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, सस्ती मुद्रा से क्या तात्पर्य है? और ये क्वेश्चन बहुत बार बना है। सस्ती मुद्रा, क्या ये ब्याज की कम दर है, ये बचत का निम्न स्तर है, आय का निम्न स्तर है, या फिर जीवन मानक का निम्न स्तर है? देखिए, सस्ती मुद्रा से हमारा क्या तात्पर्य है, याद रखो, ब्याज की कम दर। ठीक है, चीप मनी मींस ब्याज की कम दर, लो रेट्स इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, कौन सा पद बैंकिंग से संबंधित नहीं है? CRR, NER, SLR या फिर फिक्स डिपॉजिट? कौन सा पद, ठीक है, टर्म जो है वो बैंकिंग से संबंधित नहीं है, बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन में बी, यानी कि नीर। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए, CRR का मतलब क्या है? कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, नीर का मतलब क्या है? नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है, और SLR का मतलब है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर फुल फॉर्म्स भी पूछता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में कर सकते हैं? पीड़ानाशक, संवेदनाहारी, मलेरिया रोधी या फिर प्रतिजैविक? एनाल्जेसिक, एनेस्थेटिक, एंटी मलेरियल या फिर एंटीबायोटिक, बताइए क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में कर सकते हैं, किस रूप में कर सकते हैं, बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, संवेदनाहारी, एनेस्थेटिक। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, क्लोरोफॉर्म का जो उपयोग है वसा, अल्कोहल यानी कि फैट, अल्कोहल, आयोडीन और अन्य पदार्थों के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निषेचक के रूप में भी किया जाता था, लेकिन ये अधिक मात्रा में घातक है, इसलिए इसके स्थान पर अन्य सुरक्षित निषेचकों का उपयोग अब किया जाता है। ठीक है, बस इतना याद रखो। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, एंजाइम्स क्या है आपके, बताना है। एंजाइम्स क्या है? क्या ये सूक्ष्म जीव है, प्रोटीन्स है, अकार्बनिक यौगिक है या फिर मोल्ड है? बताइए एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स क्या है फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रोटीन्स। एंजाइम्स क्या है आपके? प्रोटीन्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पेनिसिलिन से पृथक किया जाता है, क्या पृथक किया जाता है? आइसोलेटेड। ठीक है, कवक को, शैवाल को, विषाणु को या फिर जीवाणु को? ठीक है, पेनिसिलिन से पृथक किया जाता है, क्या किया जाता है, बताइए जी। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फंगी, कवक को। ठीक है, और ये डेली साइंस के क्वेश्चंस है। डेली साइंस के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके एग्जामिनर पूछेगा। ठीक है, क्योंकि जीके का जो पोर्शन रहेगा आपका सेकंड पेपर में, वहां पे डेली साइंस आपको आएगा। ठीक है, इसलिए पूरा कंप्लीट एडिशन आप ले सकते हैं। शेविंग दर्पण है, क्या है शेविंग दर्पण, बताइए। कनकेव है, कन्वेक्स है, प्लेन है या फिर पैराबोलिक है? बताइए, अवतल, उत्तल, समतल या फिर परवलयी, बताइए कौन सा है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा शेविंग मिरर क्या है? अवतल, यानी कि कनकेव मिरर है। ठीक है, अब आपने सिंपली करना क्या है, व्हाट्सएप करो और परिवहन बैच के MCQs ज्वाइन करो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। HRTC का पूरा पेड कोर्सेज आप ले सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट मिल जाएगा आपको इसमें, मतलब 100% आपके चांसेस रहेंगे फिर गवर्नमेंट जॉब के। ठीक है, ये मैं आपको बोलता हूँ, वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, यहाँ पर व्हाट्सएप पर। ठीक है, और जुड़े रहिए, और कुछ लिंक्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी चेकआउट करना, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं समय से पहले। चलिए, फिलहाल इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।